हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में ऑटिज़म के बारे में जानने वाले हैं। ऑटिज़म जिसे ASD भी कहा जाता है, यानी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में ऑटिज़म के बारे में जानेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि ऑटिज़म कितने टाइप्स के होते हैं। ऑटिज़म के टाइप्स जानेंगे यानी प्रकार जानेंगे। ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या होते हैं यानी उसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके कि इसे ऑटिज़म है। ठीक है, और इसके कॉजेज जानेंगे यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं, ऑटिज़म के कारण क्या हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट जानेंगे यानी इसका इलाज क्या है, ऑटिज़म का इलाज क्या होता है, ये भी आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म को ASD भी कहा जाता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज़म, ये जो है ग्रीक शब्द ऑटोज से लिया गया है। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ। तो जिस भी पर्सन को ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है वो सेल्फ में होता है। सेल्फ में मतलब कि उसे सोसाइटी से मतलब वो सोशल नहीं होता है जल्दी, और सोसाइटी में रहना, लोगों से घुलना मिलना, ये उसे पसंद नहीं होता है। वो केवल अपने आप में ही रहता है, और ये लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट डिसेबिलिटी होती है, यानी कि ये ज़िंदगी भर चलती है। जो जिसे भी ये प्रॉब्लम है ऑटिज़म, तो हो सकता है उसे अपनी पूरी ज़िंदगी ऑटिज़म के साथ ही जीना पड़े। और इसका कॉज देख लेते हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ऑटिज़म हो सकता है। और आगे देखते हैं कि जो स्विस साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था पॉल यूजिन ब्लूलर, इन्होंने ही ऑटिज़म शब्द को पहली बार यूज़ किया था। इसके पहले ऑटिज़म को स्किज़ोफ्रेनिया नाम से भी बुलाया जाता था, लेकिन आज दोनों को भी अलग अलग, यानी स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो उसको अलग कैटेगरी में डाला जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया और ऑटिज़म में बहुत ही अंतर होता है, लेकिन पहले ऑटिज़म को भी स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता था। ठीक है, तो पीपल विद ऑटिज़म हैव ट्रबल विद कम्युनिकेशन। ऐसे जो पर्सन होते हैं वो लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, इतनी आसानी से सोसाइटी में घुल मिल वो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दे मे हैव प्रॉब्लम विथ वॉट अदर पीपल थिंक और फील। तो उन्हें लोगों की बातें समझने में और लोगों की फीलिंग्स को फील करने में, लोगों की फीलिंग्स समझने में भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पीपल थिंक इट मेक्स हार्डर फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। और अपने आप को भी लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में भी इन्हें दिक्कत हो सकती है। दे माइट हैव प्रॉब्लम विथ लर्निंग, और इनका लर्निंग यानी कोई चीज़ समझने में भी, कोई चीज़ सीखने में भी इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑटिज़म में हमने क्या देखा कि ऑटिज़म के जो पर्सन होते हैं जिसे ये डिसऑर्डर होता है, वो लोगों से इतनी आसानी से घुल मिल नहीं पाते हैं, और ये लोग दूसरों की फीलिंग्स समझने में, दूसरों की बातें समझने में भी इन लोग कैपेबल नहीं हो पाते, और साथ ही अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने में भी ये लोग कैपेबल नहीं हो पाते हैं, और इन्हें लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं टाइप्स, कि ऑटिज़म के टाइप्स भी हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स। इसके 5 टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है एस्पर्जर सिंड्रोम, सेकंड है परवेसिव सिंड्रोम, थर्ड है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, फोर्थ है रेट सिंड्रोम, और फिफ्थ है लास्ट है चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम को गीक सिंड्रोम भी कहा जाता है। People with this syndrome are intelligent and do their daily work, but they may have problem in socializing। मतलब जिसे ये मतलब सिंड्रोम या तो ये डिसऑर्डर है एस्पर्जर, वो क्या करेंगे, ऐसे पीपल्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और
उन लोग अपना डेली वर्क बड़े ही आसानी से नॉर्मल जैसे पीपल होते हैं उस तरीके से करते हैं, बट उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सोशलाइज होने में, लोगों से घुलने मिलने में, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आ सकती है। सिम्टम्स कुड बी पुअर सोशल इंटरेक्शन। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इसके कि पुअर सोशल इंटरेक्शन यानी लोगों से घुलने मिलने, लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेशन करने में इन्हें दिक्कत आती है। फ्यू फेशियल एक्सप्रेशन, और जब इन लोग बातें करते हैं तो इनके एक्सप्रेशन भी बहुत ही कम होते हैं, यानी एकदम ब्लैंक होते हैं इनके एक्सप्रेशन। ऑब्सेसिव रूटीन यानी एक ही जो उनका रूटीन है उसी वही उस मतलब वैसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई न्यू चेंजेस इन लोग नहीं लेके आते हैं। क्लमजीनेस एंड लिमिटेड इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट भी कम होते हैं, इनके जो इंटरेस्ट होते हैं कोई चीज़ करने के वो भी इनमें कम पाए जाते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट है एस्पर्जर सिंड्रोम। सेकंड है परवेसिव सिंड्रोम। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूड डिले इन डेवलपमेंट। तो ये डिसऑर्डर से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंट देरी से होती है, कोई भी विकास जो होगा वो धीरे धीरे होगा, देरी से होगा। सोशल डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, तो इनकी जो भी डेवलपमेंट होगी बहुत ही देरी से होगा, ठीक है। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर माइट बी कंफ्यूज्ड अबाउट वर्ल्ड अराउंड, यानी कि ऐसे जो पर्सन होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। दे ऑल्सो हैव लेस पावर ऑफ इमेजिनेशन, तो इमेजिन करने की इनकी पावर भी बाकी लोगों की अपेक्षा कम हो सकती है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैनर्ड सिंड्रोम, इसे कैनर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सिवियर टाइप ऑफ ऑटिज्म, तो ये थोड़ा बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा जटिल होता है। सिम्टम्स कुड बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, तो इसका असर जो होता है इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड भी होता है। हो सकता है कि ऐसे पर्सन जो है वो उनकी दिमाग जो है में भी थोड़ी बहुत बाकी लोगों के अपेक्षा थोड़ा उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कम हो, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ पीपल में बी सेंसिटिव टू टच, लाइट एंड साउंड एट इंटेंस लेवल, यानी ऐसे जो पर्सन होंगे वो साउंड के प्रति, लाइट के प्रति या तो टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। और सिम्टम्स कुड बी रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न, एक ही चीज़ ऐसे लोग बार बार दोहराते रहते हैं, कोई इनकी आई कांटेक्ट भी नहीं होती है, और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, अगर इनका नाम भी बुलाया जाए तो ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कम्युनिकेशन करने में भी ये लोग असमर्थ हो सकते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ है रेट सिंड्रोम। तो ये बेसिकली गर्ल्स में ही ये वाला सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो पेशेंट होते हैं वो कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, मतलब कम्युनिकेशन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इट कैन बी एविडेंट फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ, यानी बच्चों के जब बच्चे 6 महीने का हो जाता है तब इसके लक्षण बच्चों में नज़र आते हैं। इट इम्पेयर्स अ पर्सन एबिलिटी टू यूज़ हैंड, ऐसे में जिसे ये प्रॉब्लम होती है वो अपना जो हाथ होता है उसके मूवमेंट्स, हाथ को यूज़ करने में, टीथ ग्राइंडिंग करने में, और हो सकता है कि ऐसे जो बच्चे हो वो मेंटल रिटार्डेड भी हो सकते हैं, या तो उन्हें उनकी कोई भी डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में, उनके विकास में किसी तरीके का देरी भी यानी डिले भी हो सकता है। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव सिंड्रोम। मोस्ट चिल्ड्रन विद दिस सिंड्रोम हैव नॉर्मल डेवलपमेंट अंटिल द एज ऑफ 2, यानी 2 साल तक ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों की तरह उनका डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये लोग क्या करें, आफ्टर दैट दे कुड लूज ऑल वॉट एवर दे लर्न आफ्टर दिस पीरियड, मतलब 2 साल के बाद ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये कोई भी चीज़ न सीख पाए, या तो ये जो भी चीज़ सीखे हैं वो भी ये लोग भूल जाएं, ठीक है। चिल्ड्रन विद दिस डिसऑर्डर रिपीट सेम बिहेवियर, एक ही चीज़ बार बार वो लोग करते हैं,
ठीक है। दे कैन ऑल्सो लूज सेल्फ केयर स्किल्स लाइक फीडिंग देम सेल्फ बाय द टाइम। हो सकता है कि आगे जाके ये लोग सेल्फ केयर यानी कि अपनी खुद की केयर, जैसे खुद खाना पीना सोना, ये भी ऐसे बच्चे जो है भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 टाइप्स पढ़े ऑटिज्म के। तो आगे हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं जिसे ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है। सिम्टम्स सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। तो जिसे ये पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर होता है वो आई कांटेक्ट, यानी कि अगर किसी से बातें भी कर रहा है तो वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। सेकंड है हाइपर सेंसिटिव टू साउंड टच और साइट। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या तो जिसे प्रॉब्लम होती है वो साउंड के प्रति या तो टच के प्रति, लाइट के प्रति, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थर्ड है ट्रबल अडेप्टिंग चेंजेस इन लाइफ। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। तो अगर इनकी लाइफ में कोई नया चेंजेस आ जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को, जैसे कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होता है कोई भी चेंजेस लाने में। फोर्थ है डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर। तो ये लोग लगातार एक ही चीज़ लगातार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट। इनके इंटरेस्ट भी बहुत कम होते हैं, इनके हॉबीज़ भी बहुत ही लिमिट होते हैं। सिक्स्थ है डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशन और फीलिंग्स अनअवेयर ऑफ अदर फीलिंग्स, यानी अपने खुद के भी इमोशंस दूसरों को बताना या दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को समझने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये हमने इसके देख लिए, सिम्टम्स देख लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कॉजेज़, यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट है जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स हो उसको भी ये डिसऑर्डर हो तो बच्चे को भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल के फैक्टर के ज़रिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है घर का माहौल या तो उनका जो एनवायरनमेंट है उसका माहौल ऐसा हो जिसके कारण बच्चे को ये डिसऑर्डर हो जाए। थर्ड है बर्थ कॉम्प्लिकेशन। तो जब बच्चे के जन्म के समय कई सारे जो उसकी मदर को कई सारे जो है प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ है प्री मैच्योर बर्थ। तो अगर बच्चे का जन्म जो है प्री मैच्योर यानी जल्दी हो जाता है समय से पहले, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। फिफ्थ है मेडिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है वो कई सारे अगर मेडिकेशन यूज़ करती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स्थ है बीइंग बोर्न टू ओल्ड पेरेंट्स। तो कई बार ये प्रॉब्लम देखा जाता है कि जो ओल्ड पेरेंट्स, जो ओल्ड अगर जिसकी मतलब जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए इसका पर्टिकुलर अभी तक ऐसा कोई इलाज नहीं आया है जिसके कारण ऑटिज़म 100% ख़त्म हो जाए। ठीक है, देर इज़ नो क्योर फॉर ऑटिज़म टिल डेट बट इट इज़ डायग्नोज्ड इन अर्ली एज। मेनी टाइप्स ऑफ थेरेपी कैन बी गिवन टू चाइल्ड टू हेल्प। अगर इसके लक्षण जल्द ही पता चल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकता है और इसके लिए कई सारी थेरेपी दी जा सकती है बच्चों को, जिसके कारण ऑटिज़म में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। फर्स्ट है बिहेवियरल एंड कम्युनिकेशन थेरेपी। तो कम्युनिकेशन थेरेपी के द्वारा भी बच्चों में ऑटिज़म को थोड़ा कई हद तक ठीक किया जा सकता है, जहाँ पे बच्चों को कम्युनिकेशन थेरेपी दी जाती है कि किस तरीके से लोगों से घुलना मिलना है, किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, किस तरीके से सोशल होना है और कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, सेकंड है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में यानी कि उसके घर का माहौल ठीक किया जाता है। फैमिली थेरेपी दी जाती है जहाँ पे उन सभी घर के जो सदस्य होते हैं उनको जो होता है सारा इनकी कंडीशन समझाई जाती है और उनको उस अकॉर्डिंग बिहेवियर करने के लिए बच्चों के साथ बताया जाता है। थर्ड है स्पीच थेरेपी, बोलने की थेरेपी जिसे वाक थेरेपी भी कह सकते हैं, वो बच्चों को दी जाती है। फोर्थ है एजुकेशन थेरेपी, मतलब बच्चों को एजुकेशन की थेरेपी देके भी कई हद तक जो है ऑटिज़म को ठीक किया जा सकता है। लास्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी।
तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा भी बच्चों में कई हद तक ये प्रॉब्लम यानी ऑटिज़म की जो प्रॉब्लम है उसमें कई हद तक इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इसे पूरी तरीके से 100% इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बट अगर बहुत ही कम उम्र में इसके लक्षण दिख जाते हैं तो इन सभी थेरेपी के द्वारा बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ये सभी थेरेपी देके बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। और जो है लास्ट है मेडिकेशन, मेडिकेशन के द्वारा भी इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये था ऑटिज़म के बारे में जो आज हमने इस वीडियो में जाना है। ऑटिज़म के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके कॉजेज़, उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हमने इस वीडियो में देखा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।